कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री जी, सवाल पूछे काफी दिन हो गए, आपका जवाब अब तक नहीं आया, इसलिए फिर से दोहरा रहा हूँ। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? LIC, SBI, EPFO में जमा लोगों का पैसा अडानी को क्यों दिया जा रहा है? आपके और अडानी के रिश्ते का सच देश को बताइए। आपको बता दें कि कांग्रेस और राहुल गांधी अडानी मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं। पिछले दिनों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने सरकार को संसद में घेरा था। कांग्रेस अडानी मामले की जांच कराए जाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग कर रही है। संसद के गतिरोध के पीछे कांग्रेस की यह मांग वजह मानी जा रही है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि अडानी मामले पर सरकार से सवाल पूछने के कारण ही सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी को निशाना बनाया गया, जिसके चलते उनकी संसद की सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई। 25 मार्च को भी राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए अपना एक वीडियो साझा करते हुए केंद्र पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट किया था, मैं सच्चाई बोलता हूं, देश की खातिर बोलता हूं और आखिरी दम तक सच के रास्ते पर ही चलूंगा। प्रधानमंत्री जी, बताइए 20,000 करोड़ किसके हैं? मोदी मानहानि केस में फंसे राहुल गांधी को अब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF का भी समर्थन मिल गया है। जो जानकारी सामने आई उसकी माने तो केरल UDF राहुल गांधी के सपोर्ट में 1 दिन का सत्याग्रह करेगी। ये सत्याग्रह केरल राज्य भवन के सामने किया जाएगा, जिसकी जानकारी पूर्व मंत्री और UDF के संयोजक MM हसन ने दी है। बता दें कि मोदी मानहानि केस सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसकी वजह से राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी मामले में UDF ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाते हुए सत्याग्रह करने का ऐलान किया। ये सत्याग्रह कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर के नेतृत्व में बुधवार को सुबह 10 बजे केरल राजभवन के सामने किया जाएगा। इस सत्याग्रह की जानकारी देने के साथ ही UDF के संयोजक MM हसन ने अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही आरोप लगाते हुए कहा, PM मोदी और बीजेपी राहुल गांधी के अडानी ग्रुप और अन्य कॉर्पोरेट्स के साथ मोदी के संबंधों पर सवाल पूछने से चिंतित है। देश में फांसीवाद है। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने में सुनियोजित साजिश थी। अदालत का फैसला अंतिम नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और राहुल गांधी की जगह उनके दिल में है। वहीं राहुल के समर्थन में होने जा रहे सत्याग्रह पर बात करते हुए हसन का आगे कहना था कि राहुल के समर्थन में हम एक सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के केरल प्रमुख के सुधाकरण, विपक्ष के नेता VD सतीशन, IUML के नेता कुनलिकुट्टी और MK मुनीर, केरल कांग्रेस समूह के नेता PJ जोसेफ, विधायक मॉन्स जोसेफ, विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री PC थॉमस, फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर G देवराजन, RSP नेता और केरल के पूर्व मंत्री शिबू बेबी जॉन जैसे नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी के सांसद भी जाने के बाद से उन्हें लगातार विपक्षी नेताओं का साथ मिल रहा है। संसद में सांसद उनके समर्थन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे, जिसके बाद अब UDF भी खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में उतरी है। फिलहाल खबरें तो ये भी हैं कि राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, जिसके बाद राहुल की मुसीबत कम होती है या नहीं, ये देखना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर डिग्री का बाजार गर्म है और PM की डिग्री को लेकर अभी भी सवाल जवाब किया जा रहा है। हाल ही में PM मोदी की डिग्री पर सवाल करने को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन अब फिर से PM मोदी की डिग्री को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी सवाल दागे हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी की औरंगाबाद में हुए रैली में ही उद्धव ठाकरे ने PM मोदी की डिग्री का मुद्दा उछाल दिया। जनता को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई डिग्री वाले युवा हैं, लेकिन उन सभी के पास कोई नौकरी नहीं है और जब PM मोदी के डिग्री के बारे में सवाल पूछा गया तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। आगे उद्धव ठाकरे ने 25,000 वाले जुर्माने के मामले में सवाल किया और पूछा है कि यह किस तरह का हमारा न्याय है जहां PM की डिग्री पूछने पर ही जुर्माना लगा दिया जाता है। अपने संबोधन में उद्धव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और भाजपा पर न्यायपालिका को नियंत्रित करने का भी आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा अब न्यायपालिका को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इजराइल का ही उदाहरण दे लीजिए। मोदी जी के दोस्त नेतन्याहू ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोग सड़कों पर उतर गए और उनके साथ पुलिस, सरकारी अधिकारी और विदेशी दूतावास भी साथ थे और फिर वहां PM को पीछे हटना ही पड़ा। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ भी मतदाताओं को PM को कंट्रोल करना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2016 के अप्रैल में तत्कालीन CIC
एम श्रीधर आचार्य ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की 2 डिग्रियों के बारे में सीएम अरविंद केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया था। इसके 3 महीने बाद गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब यूनिवर्सिटी ने उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की। सीआईसी का यह आदेश सीएम केजरीवाल की तरफ से आचार्य को लिखे गए पत्र के बाद आया था, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं की है। और आश्चर्य है कि आयोग पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी को छिपाना क्यों चाहता है। लेकिन अब एक बार फिर से डिग्री का यह विवाद गर्माता जा रहा है और अब उद्धव ठाकरे ने भी पीएम की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रण से पहले डिग्री का यह खेल कौन सी पार्टी को फायदा देकर जाती है और किसे नुकसान झेलना पड़ेगा। आज देश के हालात देखते हुए मस्जिदों की कमेटियों और मेंबरों से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस बार रमजानुल मुबारक के महीने में जो चंदा आए उससे सीसीटीवी कैमरास खरीद कर मस्जिद में, ईदगाहों में और दरगाहों पर जरूर लगाएं, क्योंकि इन दिनों जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, मस्जिदों में नारे लगा रहे हैं। जब वो लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पास कोई भी सबूत नहीं होता है। इसको अपनी कौम की जिम्मेदारी और फर्ज समझते हुए ज्यादा से ज्यादा मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की ताईद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा, और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि महल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए, इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस, हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है। बीते दिनों चुनाव आयोग ने यूपी की स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया था, जिसके बाद सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस चुनाव में मुख्य लड़ाई बीजेपी और सपा की मानी जा रही है। उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही उम्मीदवारों के नाम को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी गठबंधन की है। ऐसा क्यों है? इसके लिए पिछले विधानसभा चुनाव को देखना पड़ेगा। तब चुनाव में बीजेपी गठबंधन की ओर से स्वार और 96 विधानसभा सीट पर अपना दल एस ने उम्मीदवार उतारा था। तब स्वार सीट पर सपा गठबंधन और 96 विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। स्वार और 96 सीट पर विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात करें तो तब स्वार सीट से सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर बीजेपी गठबंधन ने अपना दल एस से हैदर अली खान को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 96 सीट पर सपा गठबंधन से कीर्ति को उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्हें बीजेपी गठबंधन के अपना दल एस के प्रत्याशी राहुल प्रकाश कोल ने शिकस्त दी थी। अब विधानसभा चुनाव के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी सपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस सीट पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस उम्मीदवार उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सपा को सीधा सीधा सियासी फायदा मिल जाएगा।
हालांकि अभी तक इस मामले में बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि दोनों सीटों पर उपचुनाव में 13 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा, जबकि इन दोनों सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट आएगा।